तो कैसे है दोस्तों। आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात करा था कि कैसे जो है हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा कैसे अस्तित्व में आई। हमने देखा था कि हमने कहानी शुरू करी थी बंगाल से। कहानी को बंगाल से शुरू करके फिर हमने देखा कि मुगलों का पतन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो है बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पलासी के बाद जो है अंग्रेजों का जो प्रभुत्व जो है इंडिया में बढ़ने लगा। दो निर्णायक युद्ध हुए। उसके बाद हमने देखा कि कैसे-कैसे जो है बंगाल के नवाब कमज़ोर पड़ते गए। जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री खोली सूरत में और शासन कहाँ स्थापित किया? बंगाल में। उसके बाद हमने देखा था 2 रूल पढ़े थे। एक तो रूल पढ़ा था कंपनी रूल, 1773 से लेकर 1858 तक हमने पढ़ा था कंपनी रूल के बारे में। उसके बाद 1858 से 1947 तक हमने पढ़ लिया था क्राउन रूल के बारे में। क्राउन क्राउन रूल यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि 1947 के हम लोग इंडिपेंडेंट भारत स्वतंत्र अधिनियम तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसके बाद जब संवैधानिक विकास शुरू हो गया था इसके बीच में, तो आपको पता है कि जब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया तो हमारे देश में एक अंतरिम सरकार बनाई गई। ठीक है। उस अंतरिम सरकार में कौन-कौन किसको कौन-सा मंत्रिमंडल दिया गया उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। जब 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट बनी यानी अंतरिम सरकार बनी, तो उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर, पीएम और फॉरेन मिनिस्टर किसको बनाया गया? फॉरेन मिनिस्टर एवं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया। पीएम बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है। और फॉरेन मिनिस्टर और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और साथ के साथ होम मिनिस्टर बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अंतरिम सरकार में और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जिसको मंत्रिमंडल दिया गया यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई। उस मिनिस्ट्री को अब ध्यान रखेंगे। जैसे में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर किसको बनाया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, शिक्षा मंत्री बने सी राजगोपालाचारी जी को बनाया गया। इसी अंतरिम गवर्नमेंट में जो है डिफेंस मिनिस्टर बने हमारे डिफेंस मिनिस्टर बने सरदार बलदेव सिंह। ठीक है। बलदेव सिंह जी को बनाया गया डिफेंस मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया गजनफर अली खान को। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान। लेबर मिनिस्टर एंड श्रम मंत्रालय किसको मिला? श्रम मंत्रालय का हेड बनाया गया बाबू जगजीवन राम को।
इसके बाद कानून मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर बनाए गए। जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। इंडस्ट्री मिनिस्टर इंडस्ट्री मंत्रालय दिया गया जॉन मथाई को। उसके बाद माइन एंड पोर्ट मंत्री, पोर्ट मिनिस्टर एस.सी. भाभा को बनाया गया। उसके बाद जो रेलवे का मंत्रालय है, रेलवे मिनिस्टर बनाया गया अशरफ अली को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री थी जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें जो है मंत्रिमंडल में ये लोग आए थे। आपको पता होगा कि जो कैबिनेट का जो पहला जो अंतरिम सरकार बने उसमें से टोटल कितने मेंबर थे? टोटल 389 मेंबर थे। 389 मेंबर में जो थे ब्रिटिश प्रोविंस से कितने थे? 292। उसके बाद प्रिंसली स्टेट से कितने थे? 93। और 4 जो थे वो किससे थे? ब्रिटिश कमिश्नरी से। ये किससे थे? प्रिंसली स्टेट। और ये 299 जो थे, 292 ये थे ब्रिटिश प्रोविंस से। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उसमें किसको माइन एंड पोर्ट मिनिस्टर बनाया गया था? तो ये एग्जाम्पल के तौर पे। और उसमें जो है टोटल कितने मेंबर थे? तो टोटल 389 मेंबर थे। उसमें से ये पूछा था ब्रिटिश प्रोविंस से कितने थे? तो 292 थे। और प्रिंसली स्टेट से कितने थे? 293 थे। और 4 के यहाँ से थे ब्रिटिश कमिश्नरी से। ये पूछता है कि इसमें से शेड्यूल ट्राइब कितने थे? एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी में से थे 33 मेंबर, एससी थे 26। और महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वुमेन थी 9। तो ये वो सरकार थी जो अंतरिम सरकार बनी थी। कैबिनेट मिशन का जो अंतरिम सरकार थी वो बनी थी। अब अंतरिम सरकार के गठन के बाद आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, भारत आज़ाद होने के बाद संविधान का निर्माण शुरू हो गया, यानी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ से बात करेंगे मेकिंग ऑफ अब भारत की आज़ादी के बाद जो है संविधान का निर्माण शुरू हुआ। और ये जो है पहली बैठक जो है इसके लिए, ठीक है, मतलब चर्चा करने के लिए कि संविधान का निर्माण कैसे होगा, किसके हुआ, तो यही जो आपका पार्लियामेंट है उसके सेंट्रल हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई। और मीटिंग बुलाने के लिए, संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया। एक ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया, प्रारूप समिति बोल सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया जो क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। और पूछता है क्वेश्चन में कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने मेंबर थे? तो मैं आपको बता दूं कुल 7 मेंबर थे, ठीक है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाए गए, ठीक है, चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ठीक है।
बी आर अम्बेडकर। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और रखेंगे। बी आर अम्बेडकर को इसलिए बनाया गया कि ये उस संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और सबसे जो है इनके पास कुल कितनी डिग्रियां थी, तो कुल 17 डिग्री थी। आम इंसान के पास 1 डिग्री होती है, लेकिन बी आर अम्बेडकर के पास जो है 17 डिग्री थी। ठीक है, और इसीलिए जो है इतने पढ़े लिखे थे और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए इन्हें बोला जाता है संविधान, भारतीय संविधान का जनक। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक। इनसे कुछ और बातें याद रखेंगे। आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल को हुआ था और हाल में जो है 2015 में, ठीक है, 2015 सॉरी 115वीं, जो 115वीं इनकी बर्थडे थी। ठीक है, 115वीं इनकी बर्थडे थी। उस दिन से जो है हम मनाते हैं वर्ल्ड नॉलेज डे। वर्ल्ड नॉलेज डे यानी विश्व ज्ञान दिवस। तो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत पढ़े लिखे थे, जानकार थे और इसीलिए इनके पास बहुत ही ज्ञान था। इसलिए जो है इनके 125वीं वर्षगांठ पे जो है उस दिन से हम मनाना शुरू किए। 14 अप्रैल को जो है हम मनाते हैं वर्ल्ड नॉलेज डे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में या फिर भारतीय इतिहास में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एंट्री कब होती है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो एंट्री है वो होगी 29 अगस्त 1947 को। ये इनका एंट्री है, क्योंकि इसी दिन इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया था। और ध्यान रखेंगे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में और कौन कौन से मेंबर थे। तो ध्यान रखिएगा कि इस में थे डीपी खेतान, लेकिन इनके बीच में ही मृत्यु हो गई थी, तो इनके बदले इनके जगह आए टीटी कृष्णाचार्य। ठीक है, टीटी कृष्णाचार्य। इसके बाद एक और मेंबर थे, यानी तीसरे मेंबर थे, 2 3 तीसरे मेंबर थे आपके डीपी के थान, सॉरी वीडियो रुक गया था थोड़ा। ठीक है, उसके बाद इनके जगह पे थे बीएल मित्तर, लेकिन इन्होंने बीच में ही रिजाइन दे दिया था। तो इनके रिजाइन देने के बाद जो है इनके जगह पे लाए गए माधव राव जी को। ठीक है, माधव राव। उसके बाद एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद जो 5वें मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनका नाम था ए कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, और एक थे एन गोपालस्वामी अयंगर, गोपालस्वामी अयंगर। ठीक है, एक थे एन गोपालस्वामी अयंगर। और इसके एक और मेंबर थे के। ठीक है, के। तो अब आइए ध्यान रखते हैं कि संविधान का निर्माण करने के लिए कुछ अन्य कमेटियां बनाई गई थी। उन कमेटियों को ध्यान रखेंगे और उन कमेटियों के कौन कौन चेयरमैन थे। ठीक है, तो लिखेंगे
ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अगर आप इसको हिंदी में जानना चाहें तो हिंदी में इसे बोला जाता है संघ संविधान समिति। इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे वो बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कुछ और कमेटियों के भी अध्यक्ष बने, यानी चेयरमैन बने, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये बने यूनियन पावर कमेटी के भी अध्यक्ष, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। उसके बाद ये बने स्टेट कमेटी, ठीक है, स्टेट कमेटी के चेयरमैन। उसके बाद ये बने देसी रियासत वार्ता समिति के भी इनको चेयर, सॉरी, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष, यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, ठीक है, स्टेट कमेटी हो गया। उसके बाद स्टेट कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट कमेटियां थे, इनके जो है अध्यक्ष बनाए गए आपको जवाहरलाल नेहरू जी को। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आइए जानते हैं उनको किस किस कमेटी का जो है अध्यक्ष बनाया गया। तो अगला नाम लिखेंगे सरदार भाई पटेल। इनको बनाया गया देसी रियासत वार्ता समिति के अध्यक्ष, ठीक है। इनको बनाया गया देसी रियासत वार्ता समिति, यानी आप इनको बोलेंगे प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। उसके बाद इनको और एक इम्पोर्टेंट दिया गया, इनको बनाया गया फंडामेंटल राइट कमेटी के अध्यक्ष, ठीक है, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष बने। उसके बाद इनको बनाया गया अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष, कमेटी के अध्यक्ष बने। उसके बाद इनको बनाया गया मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित जो उप समिति बनी थी उनका भी इनको चेयरमैन बनाया गया, ठीक है, उनका भी इनको चेयरमैन बनाया गया। तो ये कुल 4 जो कमेटी थे उनके हेड थे। कुल कितने कमेटियों के हेड थे ये? कुल 4 कमेटियों के हेड थे। अब एक इम्पॉर्टेंट और नाम याद रखेंगे जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कौन कौन से कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जो मैंने आपको पिछले जो लेक्चर हमने लिया था 4 बजे कल के डेट में, उसमें हमने बात करी थी, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कौन से इंपॉर्टेंट समितियों का जो है अध्यक्ष बनाया गया, तो ध्यान रखेंगे। इनको बनाया गया फ्लैग कमेटी यानी झंडा कमेटी टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी के अध्यक्ष बने, ठीक है। उसके बाद इनको बनाया गया नियम समिति यानी रूल ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, नियम समिति, संचालन समिति, और रियासत राज्य समिति। रियासत राज्य समिति। झंडा समिति क्या है? अब झंडा समिति टेम्पोररी, अगर पूछे कि परमानेंट कौन थे तो याद रखिएगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी परमानेंट झंडा कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बनाए गए थे, सॉरी के.एम. मुंशी को नहीं, जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी, ये परमानेंट, ये परमानेंट जो झंडा कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। टेम्पोररी के कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद और याद रखिएगा एक इम्पोर्टेंट पूछता है, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे के.एम. मुंशी को, ठीक है, वो बनाए गए थे के.एम. मुंशी को बनाया गया था। अब कभी कोई पूछ लेता है, आपको बताया कि अल्पसंख्यक कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन अगर उसी में पूछ ले कि उसके उप समिति यानी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा उप समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो संघ संविधान समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उसमें सदस्यों की संख्या 15 थी। मैं आप बोल रहा हूँ, अगर आप नोट कर लें तो सुनकर लिख लीजिएगा। संघ संविधान समिति में 15 सदस्य थे, संघ शक्ति समिति में 9 सदस्य थे, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है, और जो मूल अधिकार समिति थी उसमें 54 सदस्य थे, और जो वही अल्पसंख्यक समिति थी उसमें भी 54 सदस्य थे, ठीक है, उसमें भी 54 सदस्य थे। जो कार्य संचालन समिति थी उसमें 3 सदस्य थे, जिसके जो हेड कौन थे? के.एम. मुंशी, उसमें 3 सदस्य थे। और प्रारूप समिति हो गया, संघ समिति हो गया, और एक और इम्पोर्टेंट रहता है जो प्रोविंसेस की जो रिलेटेड कमेटी थी, ठीक है, प्रोविंस रिलेटेड, इसमें कितने मेंबर थे? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 25 मेंबर थे, इसमें जो है 25 मेंबर थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियां थी जो संविधान का निर्माण करने में अपना योगदान दे रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो संविधान सभा है, जिसे आज हम संसद कहते हैं, जो पहले संविधान सभा हुआ करती थी, वो आज के समय में उसे ही संसद कहा जाता है, ठीक है। संसद का पहला वाचन यानी संसद में जो पहला भाषण हुआ था, ठीक है, उसको जो फर्स्ट स्पीच कह सकते हैं, पहला वाचन, ठीक है, वो हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है। जो दूसरा सेकंड वाचन, ठीक है, सेकंड वाचन का जो समय था वो था 15 नवंबर 1948 से लेके, ठीक है, 17 अक्टूबर तक 1948 तक। 3 पूछता है इंपॉर्टेंट। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा शुरू हुआ था 14 नवंबर, ठीक है, 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, और फाइनली जो है नवंबर, इसी दिन हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया, ठीक है, एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। और जो आपको पता है कि जिस दिन हमें एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को, उस दिन हम पहले मनाते थे लॉ डे यानी विधि दिवस। क्या मनाते थे? विधि दिवस। लेकिन जब मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनी, तो इन्होंने तय किया कि सन 2015 के बाद जो है इसे मनाया जाएगा संविधान
दिवस के नाम से, संविधान दिवस के नाम से, ठीक है, संविधान दिवस के नाम से। तो 26 नवंबर को जो है, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा फाइनली संविधान बनकर तैयार हो गया, और 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से हमारा जो है संविधान लागू हो गया, ठीक है, हमारा संविधान जो है लागू हो गया। और उसके कुछ आर्टिकल्स वो भी आपको जानना जरूरी है, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है हमारा संविधान लागू हो गया, और जो है उस दिन हमने जो है गवर्नर जनरल का पद को ख़त्म किया। हमने पहले जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल के पद को हमने क्या किया, हटाया, ठीक है, और यूएसए से एक नया पोस्ट लिया जिसको बोला जाता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बनाए गए, पहले प्रेसिडेंट बनाए गए, यानी भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो हमारे इलेक्शन नहीं, मतलब जो संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस दिन जो है राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और 24 जनवरी 1950 को सभी लोगों ने उस पर दस्तखत किए संविधान पे, ठीक है, और 26 नवंबर को उसको लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो है 24 नवंबर की बात है, 24 जनवरी की बात है। 24 जनवरी को हमने ये पद को ख़त्म किया, और उस दिन एक नया पोस्ट हमने कहाँ से लिया, यूएसए से, जिसे प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो गवर्नर जनरल का पद को हमने ख़त्म करके क्या लगाया, राजेंद्र प्रसाद जी को जो प्रेसिडेंट बनाया। और कभी कभी पूछता है कि जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए सी राजगोपालाचारी जी को। क्या थे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। यहाँ से ये खत्म हुए, गवर्नर जनरल का पद खत्म किया हमने, प्रेसिडेंट का पद पूरा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि, ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछता है कि आप हमें, क्वेश्चन में दिया होता है कि ऐसा क्या कारण था कि 26 जनवरी 1950 को ही जो है संविधान को जो है लागू किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है, यानी पूर्ण स्वराज दिवस जो है कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसलिए जो है उसी दिन के उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू किया गया। कुछ आर्टिकल्स जो हैं इसके, जो है 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे, यानी तत्काल प्रभाव में लागू हो गए थे। उसमें से कुछ आर्टिकल कम से कम 15 आर्टिकल्स लागू हो गए थे। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन पूछता है कि संविधान जब एडॉप्ट किया गया था तो उसी दिन से कौन कौन से, किससे रिलेटेड जो है आर्टिकल्स लागू हो गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, 2 सेगमेंट के जो हैं आर्टिकल्स लागू हो गए थे। पहला था सिटीजनशिप, यानी नागरिकता से रिलेटेड जो थे वो लागू हो गए थे, और एक था निर्वाचन से संबंधित, यानी इलेक्शन से संबंधित। ये 2 सेगमेंट के जो आर्टिकल्स थे लगभग 15 के आसपास, उनको जो है वो किस दिन से लागू कर दिया गया, 26 नवंबर 1949 से। ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो संविधान है वो वर्ल्ड का द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान है। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने समय लगे। आपको पता है कि लॉन्गेस्ट रिटेन संविधान है, तो इसको लिखने में समय लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन, जिसमें कुल 166 दिनों पर तो डिबेट हुए, ठीक है, और 114 दिन पे बहस हुई। मतलब कुल जो है सेशन यानी असेंबली कह सकते हैं, लगा, संविधान सभा लगी, उसमें 114 दिन पे बहस हुए, और बाकी जो शेष दिन थे उस पे जो है वोटिंग हुई, यानी जो संविधान में जो लिखा गया उस पे वोटिंग हुई कि क्या आप लोग इससे सहमत हैं, तो ये वोटिंग हुई। तो कितने दिन हुए, 166 दिन में 114 दिन उस संविधान पे बहस हुए, बहस के बाद जो है बाकी दिनों पे जो बचे हैं उस पे वोटिंग हुई, और कुल कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक मेहनत के बाद जो हमने
विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाया गया। इसमें हमने इस संविधान को बनाने के लिए कम से कम 70 से 80 देशों का 70 देशों का संविधान पढ़ा गया। उसके बाद जो है उसमें से कुछ जो है हमने पार्ट जो है अपने भारतीय संविधान में शामिल किए, और 70 से 80% जो है संविधान जो है हमारा, लगभग 70 से 80% जो संविधान है, आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उससे हमने लिया है कितना भाग, 70 से 80%। बाकी के जो 20% हिस्सा है वो हमने लिया है विदेशों से, यानी फॉरेन सोर्सेस से। तो आइए जानते हैं हमने विदेशों से वो कौन कौन से जो है 20% संविधान का वो हिस्सा है जो हम अपने संविधान में शामिल किए, और कम से कम 70 देशों के संविधान पढ़ने के बाद हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इन देशों के जो है संविधान सही है और इनका जो प्रोसीजर है वो सही है, तो इसे जो है हमें भारतीय संविधान में शामिल करना चाहिए। और इसी को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए 114 दिन बहस हुई और बाकी दिनों पर डिबेट हुई, और कुल कितने दिनों तक ये कार्यशिला चले, 166 दिन। कुल कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना हुई है। आइए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुल 70 से 80% संविधान जो है वो लिया गया है आपके 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। अब बात कर ले हैं फॉरेन सोर्सेस। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विदेशी स्रोत जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, और किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है। बिल्कुल आप इसको जिस तरह मैं लिखा रहा हूं, आप उसी को जो है 2 बार पढ़ेंगे। आई होप जो है आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, तब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, ब्रिटेन पहला देश लिखेंगे, ब्रिटेन पहला देश लिखेंगे, ब्रिटेन। आइए ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो पहले आपको पता है कि ब्रिटेन के शासन था इंडिया में, और आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत कहाँ से होती है, 1773 से लेके 1947 तक के जो बीच में घटनाएं हुई, कंपनी रूल, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यानी कानून कहाँ से बन के आते थे, ब्रिटेन से। और कानून ब्रिटेन से कैसे बन के आते थे, ब्रिटेन के संसद से, ठीक है, ब्रिटेन के संसद से। तो कानून और संसद कहां से हमने लिया है, हमने लिया है ब्रिटेन से। जैसे आपको पता है कि ब्रिटेन में संसद है, 2 है, संसद के 2 पार्ट हैं, एक है उचला सदन, एक है निचला सदन। एक को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। वैसे ही इंडिया में है, एक को बोला जाता है हाउस ऑफ पीपुल्स, जिसको लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। एक को बोला जाता है हाउस स्टेट, जिसको राज्यसभा बोलते हैं। इसको बोला जाता है अपर हाउस, इसको बोला जाता है लोअर हाउस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि वहां भी संसद है, यहां भी संसद है। तो हम पहले क्या लेंगे, तो हम तो पहले लेंगे, क्या लेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम याद रहेगा, इसको बोलेंगे संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। उसके बाद कानून कहां से बन के आता था, ब्रिटेन से। वहां कैसे बनता था, पहले लोकसभा में जाएगा, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, पहले हाउस ऑफ कॉमन्स, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ भी फॉलो करते हैं। तो प्रोसेस
तो प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग यानी विधि निर्माण करने की प्रक्रिया, विधि निर्माण करने की प्रक्रिया। तो आपको आशा है कि आपको ये 2 पॉइंट तो याद हो गया होगा कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया हुआ है, 2 पॉइंट याद है। देखिए, आपको पता है कि 2 बार हुआ ऐसा कि जो है भारत के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर काम करेंगे, वो जबकि ब्रिटिश ऑफिसर की जो सैलरी है वो कहाँ से आएगी, एक बार तो इंडिया से दी जाएगी, इंडिया के रेवेन्यू से, एक बार कैसे दी जाएगी, फिर बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं कैसे दी जाएगी, जो ब्रिटेन के नागरिक हैं उनको जो सैलरी कहाँ से दी जाएगी, ब्रिटेन से दी जाएगी। यानी जो जहाँ का नागरिक होगा पैसा उसको वहां से मिलेगा, यानी जो जहाँ का नागरिक है वहां इनकम टैक्स पे करेगा। सिंपल सी बात है। तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप यानी नागरिकता। कैसी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। भारत में क्या चलता है, एकल नागरिकता। कैसे लेना है, कैसे मिलता है, कैसे डिजॉल्व होता है, इस सब की जो बात है हम आगे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अभी इस फोकस पे रहते हैं। चलते हैं ब्रिटेन का अगला। अब आपको पता है कि आपने सुना हो, देखा हमने, जब भारत का जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे यानी कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने कंपनी रूल और एक पढ़ा था क्राउन रूल। यानी रूल, जो रूल कहाँ से बन के आएगा, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से जो रूल बन के आएगा वही जो यहाँ के गवर्नर जनरल है उसको फॉलो करेंगे और उसी के तहत शासन चलाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट हमारा बन के आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, कानून का शासन। तो ये 4 चीजें जो हैं हमने ली है ब्रिटेन से। ठीक है, हमने ली है ब्रिटेन से। और देखिए, आपको पता होना चाहिए कानून कौन बनाएगा, जो प्रतिनिधि होगा। और प्रतिनिधि कौन होगा, जो जीत कर आएगा। और जीत के कहां से आएगा, जनता के द्वारा। और कैसे जीतेगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे। तो आइए, ये भी पॉइंट जो है हमने लिया है ब्रिटेन से। हमने क्या लिया है, विक्ट्री इन इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम वोटिंग, यानी हिंदी में बोले सर्वाधिक मत के आधार पर, सर्वाधिक मत के आधार पर निर्वाचन में जीत। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यानी कानून से रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग को होल्ड अप करके रखें, तो ब्रिटेन का नाम, यानी हम पे शासन किसने किया, ब्रिटेन ने किया। तो लगभग लगभग जो शासन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो ब्रिटेन, यानी वो 5 पॉइंट है वो हमने आपको लिख दिया यहाँ पे। आप इसको जो है याद कर लेंगे और आशा है कि याद रहेगा। ठीक है, आइए अगला महत्वपूर्ण देश है हमारे पास यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पहला बात, अमेरिका क्या है, पावरफुल है। तो पावरफुल, शक्तिशाली, पावरफुल है ना जी, तो शक्तिशाली। आइए देखते हैं भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या लिया गया। तो पहला लिया गया है आइडिया ऑफ प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना की आइडिया। उसके बाद हमने लिया है अधिकार, फंडामेंटल राइट, हमारे अधिकार है ना, तो फंडामेंटल राइट हमने लिया है। देखिए, पता है ना आपको कौन शक्तिशाली बनाता है, इस देश में आप शक्तिशाली हैं, आपके फंडामेंटल राइट, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, ये आपके अधिकार हैं, यानी आप शक्तिशाली हैं इस चीज के लिए। तो फंडामेंटल राइट,
अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति, तो ले लीजिए प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का पोस्ट हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है अमेरिका से। आइए, अब प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, वहां भी होता है तो यहां भी होगा, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे सोचते हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने यूएसए से लिया है तो इलेक्शन प्रोसीजर भी हमने यूएसए से लिया है। नहीं, हमने वो बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए केवल वहां प्रेसिडेंट है उसका चुनाव होगा तो यहाँ भी उसका चुनाव होगा, कैसे होगा बाद में जानेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे वहां आपको पता है कि वहां की जो है जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र है, तो यहाँ की भी जुडिशरी स्वतंत्र है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। आइए, अब हमने यूएसए से सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या लिया हुआ है? अगर कोई भी गलती होगी, किसी से भी गलती होगी, हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। तो कोर्ट में कैसे देख लेंगे भैया? हम रिव्यू करेंगे इस चीज का, हम इस पे कोर्ट से सहमति लेंगे कि सरकार जो है ये कानून बनाई है तो गलत तो नहीं बनाई है। तो आइए, हमने ये लिया हुआ है जुडिशियली रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है हमने? ये भी हमने लिया है अमेरिका से। तो अमेरिका से जो है और कुछ हमने अच्छा लिया हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। अब जब हम राष्ट्रपति का पद लेंगे अमेरिका से, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो लिया है हमने अमेरिका से, तो राष्ट्रपति को हटाएंगे, ये भी हमने लिया हुआ है। कैसे हटाएंगे? थ्रू द इम्पीचमेंट, तो हमने भी लिया हुआ है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हमने लिया है यूएसए से। आइए अगला पॉइंट, जब राष्ट्रपति के लेंगे तो इनके थोड़े नीचे वाले पोस्ट यानी वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने पोस्ट कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है अमेरिका से। इम्पॉर्टेंट सवाल, आपको पता है कि आए दिन जो है अभी कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले अमेरिका में क्या लगा था? इमरजेंसी। कैसी इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, जैसा बताया जा रहा है आप उस चीज़ को ध्यान दें। अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो बेतुकी कमेंट ना किया करें। ठीक है, लाइव क्लास है, पढ़ें। आप इसके लिए कोई फ़ी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो जैसा आप बोलेंगे वैसा हम यहाँ से सुन रहे हैं, जैसा हमें आ रहा है हम आपको बता रहे हैं। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आपकी, ठीक है, आप पैसे देकर यहाँ नहीं पढ़ाई कर रहे, गुस्सा मत दिलाइए प्लीज़। ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन, इम्पीचमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, उसके बाद अब शक्तिशाली, मैंने बताया था ना शक्तिशाली, आपको पता है अमेरिका शक्तिशाली है, तो भारत में कौन शक्तिशाली है? भारत में कौन शक्तिशाली है? संविधान। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये हमने लिया हुआ है अमेरिका से। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आइए ब्रिटेन देख लिया। ब्रिटेन रिलेटेड किससे था? कानून से। अमेरिका किससे रिलेटेड है? पोस्ट से। वो भी कैसा पोस्ट? बड़ा बड़ा पोस्ट, जैसे वो बड़ा है हमें पोस्ट भी अपने बड़ा दिया हुआ है। अब आइए, अब अगला इंपॉर्टेंट देश याद रखेंगे जिससे हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिया हुआ है, वो देश है जिसका नाम है
आयरलैंड, उसका क्या देश का नाम है? आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। तो आइए देखते हैं कि हमने आयरलैंड के संविधान, फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है। तो हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया हुआ है द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। हमने क्या लिया हुआ है? इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। कैसे होगा इलेक्शन प्रेसिडेंट का? आपको पता है, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है, इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, यानी इसको बोला जाएगा एकल संक्रमणीय मत। इससे होता है इलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। हमने प्रोसेस लिया है कहाँ से? आयरलैंड से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने लिया है आयरलैंड से, वो लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी एक राज्य को वेलफेयर स्टेट यानी अच्छा सुयोग राष्ट्र होने के लिए जो है कौन कौन सी चीज़ों का पालन करना चाहिए, उसका क्या क्या कर्तव्य है जो वहाँ के जनता के लिए जो है उपयुक्त हैं, जिसे इसको हिंदी में अगर बोले तो इसको बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के कर्तव्य, तो देखिए, यानी ये ऐसे में बोलूँ कि ये जनता के वो अधिकार हैं जिस पे जो है राज्य काम करेगी उन्हें बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अगर राज्य ऐसा नहीं कर पाती है तो आप इनके विरुद्ध जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे आपके अगर फंडामेंटल राइट्स, आप जानते हैं कि अगर आपके फंडामेंटल राइट से आपको वंचित किया जा रहा है तो आप जो है सीधे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीपीएसपी से वंचित किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें देश की आपकी गलती है नहीं है, और ना आप इसके बदौलत जो है, और ना स्टेट की गलती है, आप इसके लिए जो है किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी अगर वहाँ सही से फॉलो नहीं हो रहा है तो वहाँ का जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। डीपीएसपी को हम पढ़ेंगे भाग 4 में, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ ये डिफरेंस थे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आइए अगला पॉइंट देखिए, हमने क्या लिया? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जब इलेक्शन ले लिया हमने तो इनको कुछ पावर देंगे। अब क्या पावर दिया इनको? अमेरिका से तो पावर जो मिला वो तो प्रेसिडेंट मिला हमें, उनका इलेक्शन होगा ये मिला, उनको हटाया जाएगा ये मिला। लेकिन आयरलैंड से हमें क्या मिला? उनको कैसे निर्वाचित किया जाएगा ये मिला, यानी उनका प्रोसेस क्या होगा निर्वाचित करने का। तो आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने लिया हुआ है कि जब ये राष्ट्रपति होंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? ये जनता के लिए कुछ करेंगे? जी हाँ, जनता के लिए ये देंगे, या फिर जनता यानी भारत की जनता के लिए इनके पास ये पावर है कि ये क्या दे सकते हैं? अवार्ड्स एंड ऑनर गिवन बाय प्रेसिडेंट। जो आपको गैलेंट्री मेडल वगैरह मिलते हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न हो गया, ठीक है, परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये सब जो है अवार्ड जो है ये दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? हमने लिया हुआ है आयरलैंड के संविधान से। आइए अगला पॉइंट बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा है कि हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। जी हाँ, हम प्रियम्बल जो है, ठीक है, वो हमने यूएसए से लिया हुआ है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि सर
जो प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है, क्या हमने उसको भी यूएसए से लिया हुआ है? तो लिया हुआ है तो नहीं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है वो हमने लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। वो हमने लिया हुआ कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ। तो आपको याद होगा अवार्ड और ऑनर गिवन बाय प्रेसिडेंट, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद इनके पास एक पावर, क्या पावर? एक तो पावर ये है कि अवार्ड और ऑनर दे सकते हैं, दूसरा पावर क्या है? ये जो है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट मेंबर इन पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में। यानी इनके पास ये पावर है कि इससे कुछ लोगों को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, कहाँ? राज्यसभा में। और वो लोग कितने होंगे आपको पता है? 12, 255, 233 और 245, 250 मैक्सिमम है, हो सकते हैं। अभी कितने हैं? 233, 212। ठीक है, 233, 12 लोग कहाँ से होंगे? कला, संस्कृति, विज्ञान। ठीक है, इस क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल किए होंगे उनको जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट और इम्पोर्टेंट, आइए अगला है, जगह नहीं है, आइए कोई बात। अगला याद रखेंगे देश ऑस्ट्रेलिया। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया एक होगा। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया हुआ है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी एक पीछे एक लड़के ने डाउट पूछा था, उसमें हमने ये लिख देता हूँ, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। क्या है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल? भाषा क्या है उसकी? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ऐसे है ना? जी हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ऐसे ही है। अब मैं प्रियम्बल पढ़ा भी दूंगा, जैसे क्या है उसमें बोला गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved द कॉन्स्टिट्यूट इंडियन इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to the secure all the citizens for the justice, liberty, equality, fraternity and integrity of the nation। यही चीज है ना, ये प्रियम्बल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज के लिए। आइए अगला पॉइंट लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी संघ एवं राज्य के बीच के संबंध। उसके बाद हमने लिया हुआ है रूल ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार के नियम। व्यापार के नियम। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ज्वाइंट सेशन कॉल्ड बाय, ज्वाइंट सेशन कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ज्वाइंट सेशन यानी संसद में ज्वाइंट सेशन इन पार्लियामेंट। ठीक है, संसद में संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट। ये हमने कहां से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से। ये हमने कहां से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से। अब आइए, ठीक है, अब पहुंचते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, जो आपको पता है अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इनको कैसे छोड़ सकते हैं? छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए इनको भी देखते हैं।
पहले हम देखते हैं फ्रांस, पहले देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया हुआ है, आपको पता है वर्ड रिपब्लिक, जो प्रियम्बल में रिपब्लिक शब्द है, आपको याद होना चाहिए कि जो प्रियम्बल में 4 शब्द हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, पहला शब्द रिपब्लिक, उसके बाद यहां से लिया गया है आइडिया। ठीक है, आइडिया ऑफ क्या क्या, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, आइडिया ऑफ यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार हमने कहां से लिया हुआ है, फ्रांस से। और ये विचार फ्रांस में कब आया था, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे जिसमें आपको लिखा हुआ है फ्रांस की क्रांति, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि जब 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें ये 3 शब्द उभर के आए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार जो हमने लिया हुआ है कहां से, फ्रांस से। यानी हमने 2 शब्द, यानी कुल मिला के 4 शब्द और कुल आइडिया 2, यानी रिपब्लिक वर्ड और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रांस। यानी आपको याद होना चाहिए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी फ्रेटर्निटी से फ्रांस और रिपब्लिक से गणतंत्र। अगला देश, अगला देश सबसे महत्वपूर्ण देश रसिया, अपना मित्र रूस। तो बताइए रूस से हम क्या लिए होंगे, रूस से हमने लिया हुआ है वही संविधान के 3 शब्द, संविधान के 3 शब्द, आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस। जब संविधान का प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें एक जस्टिस शब्द आएगा, जस्टिस। ठीक है, ऑल सिटीजन, जस्टिस, कैसा जस्टिस, इकोनॉमिकल। ठीक है, उसके बाद सोशल, उसके बाद पॉलिटिकल, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। यानी सबके लिए जो है ये समान रहेगा। कौन कौन सा न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो हमने ये लिया हुआ है रूस से। जब हमने न्याय को लिया हुआ है तो अब न्याय कैसे होगा, अपने अपने ड्यूटी समझे, तो अपने अपने ड्यूटी यानी फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से हमने लिया हुआ है, जिसकी संख्या कितनी है 10। कहाँ से लिया हुआ है हमने, रसिया से, यानी रूस से, यानी मूलभूत कर्तव्य। ठीक है, ये हमने लिया हुआ है रसिया से। अब आइए, हमने देख लिया फ्रांस को, देख लिया फ्रांस के बाद हमने किसको देख लिया, रसिया को देख लिया। अब आइए एक व्यक्ति और है, इसके बाद एक छोटा सा व्यक्ति और है, जर्मनी। देखिए जर्मनी, पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इस पे बम गिराए गए थे, इसको इतना नुकसान हुआ है जर्मनी में, हिटलर वगैरह। अब हिटलर क्या करेगा, हिटलर जब ये था जो कह देता था वही, यानी जैसे इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में, वैसे ही इसने भी किया। क्या किया, इमरजेंसी, कोई राइट नहीं है तुम्हारा, फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया जाएगा किसके द्वारा, इमरजेंसी। तो जो इमरजेंसी है वो हमने कहां से लिया हुआ है, जर्मनी से। अगला साउथ अफ्रीका, अगला क्या है, साउथ अफ्रीका, छोटा सा देश, और इसमें हमने लिया हुआ है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका से हमने ये लिया हुआ है कि संविधान में जो है संशोधन कैसे किया जाता है। तो साउथ अफ्रीका यानी स से संविधान और संशोधन, तो संविधान संशोधन का जो प्रोविजन है, यानी कैसे होगा, द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट, ठीक है। अब कैसे होता है, आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 368, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन सोर्सेस थे जो हमने विदेशों से लिए हैं, ठीक है। और हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कमेंट किया आपने। एक देश छूट रहा है, देश का नाम है कनाडा, देश का नाम है कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है, तो कनाडा से हमने लिया हुआ है यूनिटरी पावर। यूनिटरी पावर, यूनिटरी पावर का क्या मतलब होता है, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं संघात्मक शक्तियां। जी, यूनिटरी पावर का मतलब होता है कि इसमें जो है आपका केंद्र मजबूत होगा, यानी जो केंद्र में सरकार है वो राज्य से मजबूत होगी, यानी केंद्र के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे जो यूनियन लिस्ट में होंगे उसे जो है वहाँ के राज्यों को मानना अनिवार्य है, ठीक है। आपको पता है कि भारत को बोला जाता है कि इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर टू द यूनियन। तो ऐसा यूनिटरी पावर का मतलब इसमें जो है यूनियन के पास जो है ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, तो ये यूनिटरी पावर जो है कि संघ के पास जो है ज़्यादा शक्ति होगी, यूनियन के पास ज़्यादा शक्ति होगी, वो हमने लिया हुआ है कनाडा के संविधान से, ठीक है। हाँ, अब कोई नहीं छूट रहा, हाँ बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, छूट रहा होगा तो आप बिल्कुल आप थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब जब हमने देखा कि हमने ये देख लिया, अब आप इसको जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक बार में जो आप इस चीज़ को दिख रहा है, हाँ यहाँ से, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा कि कैबिनेट में जो अंतरिम अंतरिम सरकार थी उसमें कौन क्या बने थे, उसके बाद हमने देखा कि जो कमेटियां बनी थी उनके अध्यक्ष कौन थे और जो वाचन हुआ था वो कहाँ हुआ, उसके बाद हमने जो आइडिया कहाँ से लिए हुए हैं ये सब हमने देखा यहाँ पे। तो 1 घंटा ऑलरेडी हो चुके हैं लेक्चर के, थोड़ा सा है इसमें प्रियम्बल में हम बात कर ही लेते हैं, ठीक है। आइए, जब अगला बार हम स्टार्ट आएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे सीधे शेड्यूल से। चलिए, आपको पता है कि संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। संविधान से कहाँ से हमने क्या लिया हुआ, तब सब संविधान हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको मैंने बताया कि प्रियम्बल शब्द जो है और उसकी जो उत्पत्ति हमने सब बताया, उसकी भाषा जो है स्टेरियस। तो ये चीज़ों के बाद जो है थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रियम्बल है क्या। देखिए, प्रियम्बल कुछ नहीं है, आपको याद रखना होगा कि जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक यानी थर्ड सेशन कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार बन गई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू, वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए। यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए संविधान का जो मंत्रिमंडल था उसमें, और उन्होंने बताया कि मैं एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया हूँ जिसके तहत जो है कुछ कमेटियों का गठन किया जाएगा और वो कमेटियां जो हैं वो डिसाइड करेगी कि ठीक है कि किस आधार पे जो है संविधान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया और किसके आधार पर जो है संविधान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए और उसके बाद क्या हुआ, तो शब्द आता है ये कि अब जो है संविधान का निर्माण शुरू किया जाएगा। और आपको पता है 22 जनवरी 1947 1947 का वो दिन, ठीक है। तो प्रियम्बल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है आपको, केवल याद रखिएगा प्रियम्बल को कैसे याद करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, आप बिल्कुल आसानी से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप जो मैं लिख रहा हूँ आप उसको याद रखिएगा, ये हमारे गुरु जी ने हमको भी सिखाया था, मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। सो एस डी आर, सो एस डी आर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही 5 वर्ड और 5-10 वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप ये उसको देख लेते हैं। उसके बाद में कैसे इसको याद करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो डी आर, जिस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या है। तो पहला वर्ड है सोवरेन, पहला वर्ड क्या है, सोवरेन। दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट, तीसरा वर्ड है सेकुलर, चौथा वर्ड है डेमोक्रेटिव, और ये है रिपब्लिक, यानी प्रभुत्व संपन्न। हिंदी में अगर देखा जाए तो प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। समाजवादी, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, सॉरी लोकतांत्रिक, इसका मतलब लोकतांत्रिक और इसका मतलब गणतंत्र। देखिए हमारा संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल बाय द पीपुल, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम एक ऐसा संविधान को समर्पित कर रहे हैं जिसका नेचर कैसा है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र होगा। यानी इसके बाद हमें अपने तरफ से प्रभुत्व संपन्न होंगे, हमारा ही नेता हम पे राज करेगा, कोई बाहरी व्यक्ति आके हम पे राज नहीं करेगा, ठीक है। सोशलिस्ट, हम समाजवादी होंगे, हम जो है समाजवादी होंगे, हमारे पास सभी धर्मों, सभी को मानने का, सभी समाजों को जो है अपनाने का जो है रहेगा, ठीक है। सेकुलर, पंथ पर जो हम जो है किसी भी धर्म व्यक्ति विशेष से भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक एंड लोकतांत्रिक, यानी यहाँ जो है जनता की सरकार बनेगी और उसके बाद जो है हम गणतंत्र रहेंगे, हम फ्री हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा जलेफी, जलेबी से जलेफी याद रखेंगे, ये हमारे सर ने बताया था, हम सर से पढ़े थे, ऑनलाइन ही क्लास में हमने पढ़ा था, वहां से हमने सीखा ये। तो जे से लिखिएगा जस्टिस, ठीक है। एल से है लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी और इंटीग्रिटी, अगर आप संविधान का प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाता है क्या है, द जस्टिस, जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, आज़ादी किसकी, अपने सोच, अपने विश्वास, अपने आस्था के प्रति आज़ादी, ठीक है, अपने पूजा के प्रति आज़ादी। इक्वालिटी, समानता, कैसी समानता, ठीक है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, फैटर्निटी, बंधुता का, ठीक है, बंधुता का व्यवहार, यानी हमारी जो है अपनी जो है इंडिविजुअल में कभी ऐसी खोट नहीं होगा, हम जो है बंधुता का प्रेम भाव विचार रखेंगे।
ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि देश के प्रति समर्पित, ठीक है, देश का सम्मान, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। तो आइए, आपको पता है कि ये जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी मैंने आपको बताया था। ये जस्टिस शब्द हमने कहाँ से लिया था? रूस से, रसिया से। और एक और चीज क्या लिया था हमने? ठीक है, उसके बाद ये तीन चीजें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हमने कहाँ से लिया हुआ था? फ्रांस से, ठीक है। और फ्रांस से हमने क्या लिया हुआ था? रिपब्लिक, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। जस्टिस कहाँ से लिया है? रसिया से। और अखंडता यानी इंटीग्रिटी, भारत अखंड देश रहेगा, ये हमने इंटीग्रिटी है, ठीक है। अब जो याद रखिएगा, जो मैं स्टार मार्क किया हूं, मैं स्टार मार्क करने के बता दूं कि ये संविधान के मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया? इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में करके। ये तीन शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जो तीन शब्द हैं, ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए, अब कभी कभी पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि आपको मैं बता दूं कि ये जो है संविधान का जो प्रियम्बल है, इसको क्या बोला जाता है? संविधान को के प्रियम्बल को क्या बोला जाता है? तो मैं आपको बोल दूं, इसी को बोला जाता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आप आत्मा कह लीजिए इसे, ठीक है। हाँ, तो आज हम यहीं पे इस लेक्चर को रोकते हैं। अगले सेशन में जब मुलाकात होगी, ठीक है, अगले सेशन में मुलाकात होगी तो प्रियम्बल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के बाद जो है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। गवर्नेंस सिस्टम के बाद जो है हम डायरेक्ट जो है, गवर्नेंस सिस्टम के बाद जो है हम पढ़ेंगे जो इसके बाद के जो शेड्यूल हैं, ठीक है, यानी भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, भारत संविधान की जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।